हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अपनी वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज आप सभी लोग जल्दी से जल्दी मेरी हिंदी की वीडियो से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और इसी के साथ मैं आपको अपने थॉट बताती हूँ कि धीरे धीरे मेहनत लगन से लगे रहो तो वो मंजिल दूर नहीं होगी। जब थामा होगा बुलंद हौसलों का दामन तो उस वक्त काबिलियत दूर नहीं होगी। इसी थॉट के साथ आगे चलते हैं। आज हमारा हिंदी का टॉपिक क्या होगा, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हम कारकों के हिंदी में कारक को हिंदी में कारकों व प्रसर्गों की जानकारी, यह भी जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और इन्हीं की सहायता से सेंटेंसों को कंप्लीट किया जाता है। तो जैसे हैं कारकों को हम दूसरे रूप में प्रसर्ग भी कह सकते हैं। यह कारक होते क्या हैं और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है। तो पहले देखते हैं हम कारकों की परिभाषा क्या होती है। तो कारकों की परिभाषा हमारी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो। संज्ञा व सर्वनाम दोनों के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। यानी कि जिसका सीधा संबंध क्रिया के साथ प्रयोग होता है वह कारक कहलाता है। और ये कारक हमारे आपको बता दें कि ये कारक हमारे कितने प्रकार के होते हैं। विशेषतः ये कारक हमारे सब कारक आठ रूप हमारे कारक के होते हैं। यानी कि विशेषतः ये सब 8 कारक के रूप में होते हैं। इन्हें जाने ये कैसे होते हैं, किसको हम कारक कहते हैं, कितने प्रकार के कारक होते हैं। अगर 8 प्रकार के हैं तो ये कारक कौन कौन से किस किस नाम से बोले जाते हैं या पढ़े जाते हैं या समझे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला कारक हमारा होता है कर्ता। ठीक है, दूसरा कारक होता है हमारा कर्म, तीसरा कारक होता है हमारा करण, चौथा कारक होता है हमारा संप्रदान, पांचवा कारक होता है हमारा अपादान, छठा कारक होता है हमारा संबंध, सातवां कारक होता है हमारा अधिकरण कारक, आठवां कारक होता है हमारा संबोधन। अब देखिए इन सबको याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है। जिस प्रकार से ये 8 कारक हैं वैसे तो आसानी से याद हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, बस वो इनमें विभक्तियों का यूज किया जाता है। और लंबी लाइन ना लिखने के बजाय सूक्ष्म ने को के द्वारा ही शब्दों को पूरा कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि यह ट्रिक है कौन सी। जैसे ट्रिक याद करना ना भूलें, ट्रिक से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। कर्ता ने अरु नाम की एक लड़की है जो इसको कर्ता का रूप दिया है। कर्म को कर्ण रीति से जाना, कर्ण को रीति से जाना, संप्रदान को के लिए अपादान से माना। यह जो हमारा संप्रदान कारक है यह को के लिए जाना जाता है, अपादान से जाना जाता है, अपादान से जाना जाता है, अपादान से मान को जाना जाता है। मान का के की संबंध है, मान का के की से संबंध है।
अधिकरणादिक में मान का संबंध है, अधिकरणादिक से मान का संबंध है। रे, हे, हो संबोधन मित्र है। ये तीनों वर्ण हमारे संबोधन के होते हैं, तो ये हमारे संबोधन के मित्र हो जाते हैं। धरहु यह ध्यान, यह जरूर ध्यान धरना है कि जब ये तीन अक्षर हमें मिल जाएं तो यह संबोधन के मित्र हो जाते हैं। इतना ध्यान में जरूर रखना, धरहु यह ध्यान। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे आगे ये हमारा पहला कारक होता है कर्ता कारक। अब देखते हैं कर्ता कारक की विशेषता क्या है। कर्ता कारक कैसे होते हैं, कैसे इनका वाक्य में प्रयोग होता है। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के रूप अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम खाता है, इसमें ये नहीं बताया गया कि राम आम खाता है, इसमें सिर्फ कर्ता का ही प्रयोग हुआ है, क्रिया का नहीं हुआ है। अगर राम दूध निकालता या दूध पीता तो होता वह कौन सी क्रिया कर रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ कर्ता और कर्ता का नाम ही इसमें आया है। तो कर्ता हमारा राम है, तो राम क्या करता है, बस इसमें सिर्फ खाता बताया है, राम खाता है। इस वाक्य में खाने का काम राम कौन करता है, तो वो हमारा राम करता है। अतः कर्ता राम है आया, कर्ता इसमें बता दिया विशेषता कि अतः कर्ता ही राम है। ठीक है, इसकी दो विभक्तियां होती हैं, वो ज़्यादा कोई खास नहीं होती, पहचान सिर्फ इन्हीं से ही होती है कि राम श्याम मोहन सोहन ये सब क्या करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला कारक हम आता हमारा कर्म कारक। तो कर्म कारक की विशेषता देखते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं या इसका वाक्य में प्रयोग जानते हैं। ये कहाँ कहाँ हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। ये देखिए, इसकी मैंने पहले बताया था आपको कि इनमें विभक्तियों का अधिकतर यूज होता है, तो उनकी हमें पहचान होनी चाहिए, तो हमारा सेंटेंस जल्दी ही सरल हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो इनकी विभक्ति को के नाम से जाना जाता है। जैसे अब देखिए उदाहरण, मैंने राम को बुलाया। अगर इसको हम ऐसे करते हैं कि मैंने राम बुलाया, मैंने राम बुलाया, तो यह सेंटेंस हमारा अधूरा हो जाता। लेकिन अब हमने लिखा है कि मैंने राम को बुलाया, अब यह हमारा सेंटेंस राम को बुलाने का काम किसने किया, वो मैंने। तो जब हमारी को की विभक्ति हमें बीच में आ गई तो यह हमारा कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, लोगों ने चोर को मारा। भाई मैंने तो नहीं मारा चोरों को, लेकिन लोगों ने जरूर मार दिया, तो ये को विभक्ति जो बीच में आई है, चोर को मारा लोगों ने, तो यह हमारी विभक्ति का यूज ऐसे सेंटेंसों में, ऐसे वाक्यों में प्रयोग की जाती है जिस शब्द का फल, जिस क्रिया का फल शब्द पर पड़ता हो। जैसे चोर को किसने मारा, लोगों ने मारा चोर को। किसको मारा, लोगों ने चोर को मारा। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरा कारक कर्ण कारक होता है। तीसरा कारक हमारा कर्ण कारक होता है। इसकी विशेषता देखते हैं, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है। देखिए, जब हमारा वाक्य होता है जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, जैसे कि हम कह दें कि मेरी बहन का लड़का मेरे लड़के का क्या लगेगा, तो यह क्रिया या संबंध ही तो क्रिएट हो रहे हैं, होते हैं इसमें।
तो वही इस करण कारक में प्रयोग हुआ है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति, अब देखिए हमने वहाँ कर्म की विभक्ति पढ़ी थी को। कर्ता में करता है, जो काम करता है वही कर्ता कारक हो जाता है। कर्म को, कर्ता ने कर्म को, यानी कि रमन ने सारांश को ये लेटर भेजा। ठीक है, तो को इसकी पहचान बनाने के लिए को प्रयोग किया करके इस सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है। वही संबंध इसमें है, जो क्रिया करते हैं उसका संबंध उस शब्द से होना चाहिए, उसे ही कर्ण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति, अब इसकी विभक्ति देखते हैं। जैसे शब्द के, सेंटेंस के, वाक्य के बीच में से आ जाए, के द्वारा आ जाए। हिंदी में कर्ण कारक के अन्य चिन्ह भी होते हैं। ये दो तो मोस्ट होते हैं जिनके द्वारा क्वेश्चन को पहचाना जाता है। उसके बाद भी अन्य चिन्ह भी होते हैं हिंदी में कर्ण कारक को पहचान करने के। से द्वारा, के द्वारा, के जरिए, के साथ और बिना, बिना इत्यादि। जैसे अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये शब्द अन्य कारक, अन्य चिन्ह में आते हैं। जैसे उदाहरण इसका हम देखते हैं, जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, तो जब हमें पता है कि कर्ण कारक में से का संबंध होता है, के द्वारा होता है, के जरिए होता है, के साथ होता है, यानी कि राम मोहन के साथ बाजार गया, तो उसमें वहाँ क्या आया, हमारा के साथ आया। उसी प्रकार जब वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, तो यह साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यही हमारा कर्ण कारक का सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं हम चौथा कारक हमारा होता है संप्रदान कारक। ठीक है, इसकी भी विशेषता हम पढ़ते हैं। जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए। देखिए संप्रदान बहुत ही आसान और सरल कारक होता है। इसमें दान का लिया जाना, दान का दिया जाना आदि, ये शब्द दिया जाए, कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, जिस सेंटेंस में आपको ये दिख जाए कि राजा ने भिखारी को कंबल दिया, तो वहाँ हमें समझ लेना चाहिए कि वह जब दान में कंबल दे रहा है तो वह संप्रदान कारक अवश्य होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है आप लोगों से। इसकी विभक्ति, अब हम संप्रदान कारक की विभक्ति देखते हैं। ठीक है, को का प्रयोग हर सेंटेंस में आ सकता है, लेकिन उसको थोड़ा कारक के रूप में हमें देखना पड़ेगा। अब इसमें सिर्फ ये दो पहचान बताई है, कुछ जिसके लिए कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, और उस जिसको कुछ दिया जाए, तो ये दो सामान्य चिन्ह इसके संप्रदान कारक के होते हैं। इसलिए यह संप्रदान कारक इसको कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है को, के। जैसे मैं मीरा के लिए यह सोल लेकर आई। ठीक है, तो जहाँ के लिए प्रयोग हुआ है, ए, आई और है जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वहाँ हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, हरि मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को रुपए देता है। यह सेंटेंस हमें क्या दर्शाता है कि हरि किसको दे रहा है पैसे, किसको दान कर रहा है, किससे ले रहा है। तो हरि मोहन को
जब यह हमें चिन्ह देखने के लिए मिल गया है तो हमारा यह संप्रदान कारक हो जाएगा। उस अगला सेंटेंस देखते हैं, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी। भाई मैंने तो दी नहीं है, उसने, इस बात से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने हो, यह हो, वह हो, राम हो, मोहन हो, लेकिन लड़कों को मिठाइयाँ जरूर दी हैं, इतना जरूर पता है। और इसमें विभक्ति का तो यूज हुआ है यह भी पता है। तो उसने दी हैं और किसको दी हैं, लड़कों को मिठाइयाँ दी हैं। इस प्रकार ऐसे सेंटेंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं और मिल भी जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं और आते भी रहेंगे, जिनको पहचान करना बहुत ही सरल आसान हो जाएगा जब आप मेहनत और लगन से और ध्यान से पढ़ोगे या फिर समझोगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको यह भी संप्रदान कारक भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम 5वें नंबर का अपादान कारक। इसकी सीधी सीधी विशेषता है कि जब हम किसी वस्तु को किसी से अलग करते हैं तो उसको हम अपादान कारक कहते हैं। सीधी सरल भाषा में इसका अर्थ यह होता है कि जिस वस्तु को, किसी वस्तु को हम उससे अलग करते हैं तो हम उसको अपादान कारक कहते हैं। जैसे अब देखते हैं परिभाषा के रूप में, हमने अपनी भाषा में तो ऐसे समझाया है, अब हम आते हैं किताबी परिभाषा के रूप में। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे इससे आगे देखते हैं जैसे हिमालय गंगा से निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है। वह घर से बाहर आया, यानी कि हिमालय से कौन अलग हो रही है, गंगा। तो यह हमारा गंगा हिमालय से अलग अलग हो रही है, तो हमारा से शब्द का ही तो यूज हुआ है, से विभक्ति का ही तो यूज हुआ है। इसलिए किसी वस्तु का किसी से अलग होना वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे अगला सेंटेंस देखते हैं, वह घर से बाहर आया। अब मैं कमरे में बैठ कर वीडियो बना रही हूँ, जब मैं इस कमरे में से बाहर निकलूंगी तो इस कमरे से अलग हो जाऊंगी, दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाऊंगी या बाहर बैठ जाऊंगी, तो वो एक अलगाव हो जाएगा कि वह कमरे से बाहर चली गई या वह कमरे से बाहर आ गया, उसको हम अलगाव कहते हैं। तो यही इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। अगला कारक आएगा हमारा संबंध कारक। इसकी भी विशेषता देखते हैं, इस प्रकार से है। संज्ञा या सर्वनाम, जब संज्ञा हो या सर्वनाम हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ, संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो। यानी कि जब मैं बाजार जा रही हूँ तो अगर मैं अपने साथ अपनी छोटी बहन को या अपने लड़के को या अपनी लड़की को ले जाऊंगी तो वह संबंध था, मुझे अपनी लड़की से लगाव था, इसीलिए तो मैं उसको ले गई, तो उसमें हमारा संबंध भी बना हुआ है, इसलिए उसे संबंधवाचक कारक कहते हैं। जैसे राम की किताब, या फिर ये सेंटेंस भी दोनों वही हैं, इन सेंटेंस के माध्यम से भी हम संबंध कारक समझ सकते हैं। जैसे राम की किताब, जब हमें यह पता है कि यह जो किताब है, यह जो मेरा नोट्स है, यह मेरा है, लेकिन मैंने बनाया आपके लिए है, इस नोट्स से मुझे इतना लगाव है कि जब आप चाहोगे
उसी टाइम मैं आपको यह नोट्स खोल के आप जो भी कुछ पूछना चाहोगे मैं वो आपको बता दूंगी। तो यह मेरी किताब हो गई और मुझे इस किताब से, इस नोट से बहुत ही लगाव है। ठीक है, अब देखते हैं। भाई हमारा घर नहीं है लेकिन श्याम का घर है। हमें ये पता है कि श्याम को इस घर से बहुत लगाव है, इसलिए वह श्याम का घर कहा जाएगा। यह सेंटेंस यहाँ पर पूरा होता है। संबंधवाचक कारक, संबंध कारक, इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा पेपर में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सातवां कारक देखते हैं। अधिकरणाधिक जिसको हम अधिकरण भी कह सकते हैं। इसकी विशेषता या परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली, यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं या जिसके लिए हम कर रहे हैं उसको सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया हम कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं, आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं। इसमें क्या मिला हमें कि तुम्हारा घर है तो उन पर 4 आदमी हैं। तो ये 4 आदमी पर इसका ये विभक्ति यूज हुई है। इसमें अधिकरण कारक में, पे, पर आदि इन विभक्तियों का यूज होता है। तो जब हमारे घर पर, भाई हमारा घर तो है ही और 4 तो हम कुली टर्म कैंडिडेट हैं, लेकिन अब अगर हमारे घर पर 4 आदमी और आ जाएं लेकिन विभक्ति हमारी पर का यूज दिखा रही है शब्द सेंटेंस में, तो यह सेंटेंस हमारा अधिकरण सेंट कारक बन जाएगा। अगला देखते हैं कि दुकान पर कोई नहीं था। भाई हमने कोई दुकान खोल रखी है, उस पर ना भैया है, ना दीदी है, ना मम्मी है, ना पापा है, और कोई ग्राहक आया, वह वापस चला गया। अब हमने उसे वापस जाते हुए देखा तो पता ऐसा लगा कि वह आपकी दुकान पर आया था। तो जहाँ मैं, पे, पर का, इसमें पर का यूज हुआ है सेंटेंस को पूरा करने के लिए, अधिकरण सेंटेंस बनाने के लिए पर शब्द का यूज होगा, पर विभक्ति का यूज होगा। इसलिए यह सेंटेंस इसी प्रकार ही, अधिकरण कारक के सेंटेंस इसी प्रकार ही पूरे होते हैं। तो यह भी समझने वाली बात होगी। अब देखते हैं हम अगला सेंटेंस, अगला कारक संबोधन कारक। ठीक है, ये 8वां कारक है, संबोधन कारक होता है और इसकी भी विशेषता हम इस प्रकार से समझेंगे। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने के भाव पाए जाते हैं तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा के जिस रूप में किसी के पुकारने या संकेत करने के भाव पाए जाते हैं उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान, जहाँ हमारा यह विभक्ति यूज हो जाए, हे भगवान, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी भी तरह ये शब्द उल्टे इसको यहाँ भी रख सकते हैं, रक्षा मेरी कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, यह शब्द यहाँ भी कर सकते हैं, मेरी भगवान रक्षा कीजिए। तो जब तक हमें यह चिन्ह नहीं दिखाई देगा विभक्ति का, तब तक हम यह नहीं पहचान सकते कि यह सेंटेंस हमारा कौन से कारक से लिया गया है। तो यहाँ यह हमारे हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए या तुम मेरी रक्षा करो, इस प्रकार ये इस साइन के साथ हमारा संबोधन कारक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ ये साइन हमें देखने को मिल जाए, हे भगवान, हे राम,
तो वहाँ हमारा संबोधन कारक सेंटेंस हो जाएगा। ऐसी मुझे आशा है कि आप सबको ये सभी कारक अच्छे से समझ में आए होंगे। अब शॉर्ट रूप में देखते हैं कि कारकों की पहचान की सारणी बनाकर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। चाहो तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो और जल्दी जल्दी में भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं। कर्ता की विभक्ति मैन होती है ने। कर्ता की जो मैन विभक्ति होती है वो होती है ने, कर्ता ने। अच्छा, कर्म, कर्म भी कर्म ने, कर्ता ने, कर्म ने, करण ने, से, द्वारा। ये विभक्तियाँ इनकी मुख्य होती हैं जिनके द्वारा सेंटेंस एग्जाम में आते हैं। कर्ता ने, कर्म को, ने नहीं है, को है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, करण ने, से, द्वारा, करण ने, से, द्वारा। संप्रदान के लिए, को, के, संप्रदान के लिए, को और के, और वास्ते, के वास्ते और के, को, के वास्ते और के हेतु। इन विभक्तियों का यूज संप्रदान कारक में होता है। अब देखते हैं हम अपादान कारक के चिन्ह। अपादान वही है कि किसी चीज़ से किसी वस्तु का किसी चीज़ से अलगाव, से अलग होने का अर्थ। इसमें सिर्फ से ही विभक्ति का यूज होता है कि वह उस छत पर कूदी, वह उस छत से उसकी छत पर कूदा। यह एक छत का दूसरी छत का अलगाव है। अब देखते हैं हम संबंध कारक की विभक्तियों की पहचान। का, के, की, रा, रे, री। संबंध में इन विभक्तियों का यूज होता है, तब यह संबंध कारक हमारा सेंटेंस पूरा करता है इन विभक्तियों के द्वारा। ठीक है, अधिकरण कारक में ये देखिए, में, पर, के, ऊपर, के, यानी कि में, पे, पर, के, ऊपर, के। ठीक है, के भाई ऊपर, के ऊपर, यानी कि मेरी जो नोट्स बुक रखी हुई है, मेरी किताब मेज के ऊपर रखी हुई है। अब एक विभक्ति हमारी ये भी, के भीतर और के बाद, उसके जाने के बाद, उसके जाने से पहले, उसके जाने को हम अधिकरण कारक कहेंगे। ये सब चिन्ह हमारे शॉर्ट रूप में मैंने आपको बताए हैं, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब आता है हमारा संबोधन कारक। तो संबोधन कारक का ये चिन्ह मैंने बताया है, और उसके साथ ये चिन्ह भी आएगा, ये चिन्ह भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो आप उसको संबोधन कारक घोषित कर देंगे। वह हमारा संबोधन कारक सेंटेंस होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो से जुड़ने की कोशिश करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, और मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। थैंक यू।